हेलो। सुना तो रहे। चलिए, आज के आप लोगों की क्लास में, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बैक्टीरिया में उसका रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था, तो आपको क्या वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों का हो गया था। आज की क्लास में आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में देखना है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर लिखिएगा। ओके, देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला बाई कंजुगेशन, दूसरा है बाई ट्रांसलेशन, तीसरा है बाई ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे बाई कंजुगेशन। ठीक, कंजुगेशन में क्या होगा, इसमें जैसा नाम है इसका, उसी तरह इसका काम भी। कंजुगेशन का मतलब जब एक बैक्टीरिया सेल दूसरी बैक्टीरिया सेल के बीच में क्या हो जाए, कांटेक्ट हो जाए। ठीक, और वो कांटेक्ट किसके द्वारा होगा, कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा। ठीक, तो वो कंजुगेशन ट्यूब क्यों बनती है, क्योंकि एक बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो सके। तो वहां पे क्या बनता है, आपका कंजुगेशन ट्यूब बनता है। तो बाई कंजुगेशन ट्यूब में इसकी डिस्कवरी किए थे लीडर बर्ग एंड टॉटम नामक साइंटिस्ट ने 1946 में। 1946 में लीडर बर्ग और टॉटम नामक साइंटिस्ट ने किस बैक्टीरिया में, इस्चेरिचिया कोलाई, जिसको ई कोलाई बोला जाता है। ठीक, ये एक ऐसी बैक्टीरिया होती है बेटा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। ये हमारे लिए लाभदायक होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसके पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले लेक्चर में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था, जहां हमारा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट नहीं था सिकम वाला, वहां जाके खुलता है। तो वहीं पे आपका इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पाई जाती है। जो हमारा जो क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद जो कुछ बैक्टीरिया पैथोजेन रहते हैं उसमें, या अनडाइजेस्टेबल जो फूड होता है उसको क्या करता है, जो उसमें बाहरी रूप से जो बैक्टीरिया वगैरह जो हम लोग फूड लेते हैं उससे चली आती है, और वो हमारे पेट में जो HCl होता है उससे किल नहीं होती, फिर भी हमारे कहाँ आ गई, इंटेस्टाइन में आ गई। तो जो ये वाला पार्ट देखिए आप लोग, ई कोलाई का बस मतलब बता रही हूँ क्या है। मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये अपेंडिक्स हो गई। ठीक, ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ से हमारा ये ड्यूडेनम वाला पार्ट था, यहाँ से फिर ये हमारी क्या थी, यहाँ आइसोफेगस था, ये आपका क्या था, स्टमक था। ठीक, यहाँ से ऐसे था, फिर इसके ऊपर क्या मैंने बताया था, लीवर थी। ठीक है, ये आपका लीवर था, यहाँ से गॉल ब्लैडर था, यहाँ से आपके आए थे, यहाँ से आपका क्या था, पैनक्रियास था। पैनक्रियाटिक डक्ट से सारे एंजाइम इसमें आते हैं, और ये जो आपकी डक्ट है वो आकर के ड्यूडेनम वाला यहाँ पे आपका खुलता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं सिकम। ठीक है, सिकम, इसी के पास बैक्टीरिया पाई जाती है आपकी ई कोलाई। ये क्या करती है, हमने जो खाना खाया, खाना हमारे कहाँ आया, पेट में आया। पेट में हमारे खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, यही सब रहता है। ठीक है, ये आया, यहाँ पे खाना पचना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से डाइजेशन तो हमारे मुंह से ही स्टार्ट होता है। मैंने क्या बताया था कि जब हमने ये खाना पूरा इतना लिया, ठीक है, माउथ में लिया, तो माउथ में सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ डाइजेशन हो जाएगा तो जो हमारा खाना बनता है, तो देखते हैं जब हम लोग उसको निगलते हैं तो ऐसे गोले गोले जैसा रहता है, उस खाने को बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। जो खाना हम लोग निगलते हैं उसको बोलस बोला जाता है, क्योंकि बोलस में बॉल लाइक, ठीक है, ऐसे नहीं करता, निवाला गोला गोला सा रहता है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, मतलब डाइजेशन हमारे स्टमक से नहीं, हमारे माउथ से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद हमारे पेट में आया। इसका पूरा पूरा परसेंट कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता, लगभग मान लो 70% हो गया, बच्चा 30% इसी खाने के साथ फिर आया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे स्टमक में आया, स्टमक में सबसे ज्यादा किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा जो है आपका पेप्सिन, कौन सा, पेप्सिन, रेनिन, डबल एन, ये सब मिल्क प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन का क्या कर देती है, डाइजेशन कर देती है। जो रेनिन होती है ये वनली किस में पाया जाता है, चाइल्ड में। किसमें, चाइल्ड में। हम लोग जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम लोग में ये किस में हो जाता है, पेप्सिन, तो हम लोग में पेप्सिन प्रोटीन का करेगा। रेनिन क्या होती है, ये इसको मिल्क प्रोटीन कहते हैं। भाई एक इन्फेंट बेबी तो खाली दूध ही पीता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन होता है। ठीक है, वनली बच्चों में। तो यहाँ हमारे किसका डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का।
माउथ में कार्बोहाइड्रेट का, पेट में प्रोटीन का, फिर यहाँ से प्रोटीन जितना डाइजेशन जब हो गया, जो खाना उस बचा उसको बोलेंगे। अब यहाँ जो भोजन आपका आ गया डाइजेस्ट होकर, इसको बोलेंगे काइम। क्या बोलेंगे? काइम। इसको बोलेंगे काइम। अब काइम यहाँ आया, हमारी ये जो लीवर है, ठीक, लीवर किसका फॉर्मेशन करता है? बाइल जूस का। और गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर कर लेता है। जब हमारा खाना यहाँ आया तो यहाँ से बाइल जूस जो है यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि बाइल जूस का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर। ये नहीं कि पित्त कौन बनाता है? पित्ताशय नहीं। आप याद रखना, बस आपका जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, वो पित्त को क्या करता है? स्टोर करता है। बनाता कौन है? हमारा लीवर। अब यहाँ से सब चीजें आके यहाँ मिल गई, यहाँ से होते हुए पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, इससे, सॉरी, पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है, इससे आपका जो पैनक्रियाटिक जूस है सब आके मिल गया। पैनक्रियाटिक जूस को हम बोलते हैं डाइजेस्ट, मतलब कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको पचा देता है। सब मिल करके हमारे कहाँ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा डाइजेशन यहीं पे होता है। अब डाइजेशन होने के साथ साथ कुछ पैथोजन, कुछ बैक्टीरिया भी आ गए। अब बैक्टीरिया यहाँ आई, अब इसके पास कहाँ? सीकम वाले पार्ट पे क्या बचा है? ई कोलाई। ठीक, ई कोलाई क्या करता है? जो पैथोजन आते हैं इसको क्या करता है? ये खा जाता है। ठीक, इसको क्या मिल गया? हमसे भोजन मिल गया, और हमारे लिए क्या किया कि हमको रोगों से बचा दिया। तो ये कैसा एसोसिएशन हो गया? सिम्बायोसिस। क्या हो गया? सिम्बायोसिस एसोसिएशन हो गया। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती है ये फायदेमंद होती है हमारे लिए, ठीक, नुकसानदायक नहीं होती, फायदेमंद होती है। ओके, मैंने ये सब इसलिए इतना आप लोगों को समझाया। चलिए देखिए, तो मैंने कहा कि जो बाई कंजुगेशन होता है, ये जो प्रोसेस होती है, इसकी डिस्कवरी लीडरबर्ग एंड टॉटम ने किया था 1946 में। किस बैक्टीरिया में? ई कोलाई में। ठीक है, इन्होंने कंजुगेशन को कैसे डिफाइन किया? इन्होंने कहा कि हमने दो स्टेन के, ये स्टेन लिख लेना, दो स्टेन के उन्होंने बैक्टीरिया लिया, एक एफ पॉजिटिव स्टेन, एक एफ निगेटिव। पॉजिटिव क्यों कहेंगे? ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? प्लाज्मिड, उसको एफ पॉजिटिव कहेंगे, और जिसके अंदर प्लाज्मिड क्या हो? एब्सेंट हो, उसको एफ निगेटिव स्टेन कहेंगे। ओके, देखिए फिर उसके बाद कि हमने दो बैक्टीरिया ले, एफ पॉजिटिव स्टेन, एक एफ निगेटिव स्टेन। इसके बाद दोनों में क्या किए? एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से कॉन्टेक्शन किए। तो किसके थ्रू? कंजुगेटेड ट्यूब के थ्रू। तो इसमें क्या होता है बेटा? जो इसका न्यूक्लियाइड होता है ये ट्रांसफर नहीं होता है, ये अपने इस प्लेस पे रहेगा। मेन आपका ट्रांसफर कौन होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। ओके, मैंने पिछले आपकी क्लासेस में बैक्टीरिया वगैरह मैंने सब पढ़ाया। जब आप लोग एडमिशन वगैरह ले लेंगे या तो सर से बात करिएगा, आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, आप पिछली सारी आप वीडियो देख के अपना बना लीजिएगा। ओके, तो प्लाज्मिड क्या हुआ? यहाँ का प्लाज्मिड यहाँ ट्रांसफर हो गया। अभी दिमाग में आया कि जब मैम यहाँ का प्लाज्मिड यहाँ गया तो यहाँ वाला कहाँ गया? प्लाज्मिड तो एक ही था, बट तो रहा नहीं रही है। प्लाज्मिड एक ऐसा, मतलब इसमें इसका मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल है, इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है, अपने आप को खुद से वो बना लेता है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ प्लाज्मिड नहीं थी, इसने सेल्फ को रेप्लिकेट कर लिया। मैंने क्या लिखा था पहले? ये प्लस स्टेन था, एफ माइनस। अब ये यहाँ दोनों जगह क्या हो गए हैं? प्लाज्मिड, इसलिए एफ प्लस स्टेन हो गया, एफ प्लस स्टेन। तो एक बैक्टीरिया सेल से कितने बन गए? दो बैक्टीरिया सेल। ये किसके थ्रू हुआ है? बाई कंजुगेशन के द्वारा। समझ में आ गया सबको? इसी चीज को मैंने लिखा, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर थ्रू द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट। आर लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट में करके, कंजुगेटेड ट्यूब। ओके, समझ में आ गया ना सबको? किसी को कोई डाउट? चलिए कर लीजिए फटाफट। हाँ बेटा, नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये 6 है। पता नहीं क्यों सब लोग उठा लेते हैं, इतनी सारी चेयर है फिर भी। चलिए करिए करिए, इसको जल्दी करिए आप लोग।
हो गया, चले आगे। चलिए, दूसरा क्या है आपका, बाई ट्रांसलेशन। चलिए दूसरा करिए आप लोग, बाई ट्रांसलेशन। सेकंड है बाई, क्या लिख दे रहे हैं, ओके। देखिए बेटा, इसको डिस्कवर किए थे जिंडर और लीडरबर्ग, उसको किए थे लीडरबर्ग टॉटम। इनको इसको लीडरबर्ग दोनों कॉमन है, बस याद रखना वो टॉटम ने किया था, ये जिंडरबर्ग। ऐसे याद कर लेना कि टी पहले आता है तो कंजुगेशन के, जेड लास्ट में आता है, बाद में आता है ना, टी के बाद ही जेड आता है, तो किस में होंगे, ट्रांसलेशन में, ठीक है। और थर्ड वाला अलग है, ऐसे याद रख लेना तुम लोग। बाई ट्रांसलेशन देखिए, पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा, ज्यादा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसकी जो डिस्कवरी की, इतना लिख लो डिस्कवर्ड, जहां हम बना कर देंगे उसको छोड़ देना। डिस्कवर्ड बाई जिंगर, जिन जिंडर जेंडर एंड लीडर। क्लास में आवाज बिल्कुल नहीं। इन 1952, 1952, ऐसे इन मत लिखना, 1952 इन बैक्टीरिया में किए थे सॉल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सॉल्मोनेला मोनेला टाइफी टाइफीम्यूरियम म्यूरियम। इससे कौन कौन सा रोग होता है जी, टाइफाइड होता है, ठीक है। इससे कौन सा रोग होता है, टाइफाइड। हमने कहा कंजुगेशन को लीडरबर्ग और टॉटम ने किया था किस बैक्टीरिया में, ई कोलाई में, और इसको जिंडरबर्ग लीडरबर्ग मतलब जिंडर और लीडरबर्ग ने किया है किसमें, सॉल्मोनेला टाइफी म्यूरियम में, ठीक है। यहाँ तो हो गया। देखिए बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए आप लोग। इसमें ट्रांसलेशन में क्या होगा, अभी तक तो आपने बैक्टीरिया के अंदर देखा कंजुगेशन, दो बैक्टीरिया थी, इसमें एक आपका वायरस रहेगा, ठीक है, और एक बैक्टीरिया रहेगी, दिमाग ऐसे। वायरस जो होता है ये अपने डीएनए को डोनेट करेगा, मतलब ये डोनर हो गया, और बैक्टीरिया इसको रिसीव करिए तो ये क्या हो गई, हाँ रिसिपिएंट हो गई, ठीक। ये अपने डीएनए को इसको देगा, जब इसके पास आएगा इसका डीएनए, तो ये अपने न्यूक्लियाइड, इसके पास प्लाज्मिड, मतलब हम एफ निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मिड नहीं है, क्या है, न्यूक्लियाइड है। इसका डीएनए इसके न्यूक्लियाइड के साथ क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। रेप्लिकेट करेगा तो किस हिसाब से करेगा, ये क्या करता है कि जैसे इसका इसका डीएनए आ गया और ये वायरस का है, रुकिए एक मिनट, ये वायरस का हो गया और ये इसका है, ठीक, ये इसके पास आया, ठीक, ये डोनेट किया, रिसीव कर लिया। अब ये क्या करते हैं बेटा, ये पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, जैसे ये व्हाइट हो गया, जैसे ये बहुत सारे, ये कहाँ गया, कौन सा कलर है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएंगे पीसीस में, और ये भी टुकड़ों में टूट जाएगा, ऐसे ऐसे। फिर दोनों क्या करते हैं, ऐसे राउंड लाइक, एक एक टुकड़ा इसका रहेगा, फिर एक टुकड़ा वायरस का रहेगा, एक टुकड़ा टुकड़ा बैक्टीरिया का, फिर क्या होगा, वायरस को हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का। वाइट कहाँ गया जी, वाइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये वापस से दो दो की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, वापस से एक एक आपका वायरस का डीएनए हो गया, एक इसका हो गया बैक्टीरिया का, फिर इसी तरह वायरस का कर लेगा, फिर बैक्टीरिया का, वायरस का, बैक्टीरिया का, लास्ट में अपने चारों तरफ सब कैप्सिड का लेयर बना लेंगे, ठीक। क्या करेंगी, कैप्सिड का ऐसे लेयर, अपने प्रोटेक्शन के लिए कैप्सिड का लेयर ऐसे ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और ये सबके किसके अंदर है, बैक्टीरिया सेल के अंदर सब कुछ घटित हो रहा है। जब इनके हिसाब से फेवरेबल कंडीशन होगा तो ये बैक्टीरिया की सेल जो होती है, ये सेल वॉल क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी, और जितने ये वायरल हैं, ये क्या है, वायरल वायरल आपका सेल्स हैं जितनी भी, ये क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी। फिर एक सेल इसी तरह अपना रेप्लिकेशन करके एक से बहुत सारी ऐसे ऐसे बना लेती है। ये आपका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अभी इसको मैं वापस से लिख के समझाऊंगी तो चीजें समझ में आएंगी। मैं आप लोगों को बस ऐसे एक आउटलाइन डायग्राम के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं।
थोड़ा सा लिख लो इसमें, इन ट्रांसडक्शन लिख लो, इन ट्रांसलेशन, सॉरी सॉरी ट्रांसडक्शन है जी, मैं क्या लिख रही हूँ तब से, कहाँ गया, ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसडक्शन है, ट्रांसलेशन नहीं, उसमें भी बना लेना पीछे इधर वाली में, ट्रांसडक्शन है भाई, ट्रांसलेशन दूसरा होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस वाले में आप ट्रांसडक्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ये ट्रांसडक्शन है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, हो जाता है कभी कभी दिमाग में कुछ और चलता है, लिख कुछ और, चलिए ट्रांसडक्शन लिखो, ट्रांसडक्शन, इन ट्रांसडक्शन द ट्रांसफर ऑफ genetic material द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम, किससे बताए हैं, डोनर टू, हाँ डोनर टू, हाँ डोनर टू, डोनर सेल टू, डोनर सेल्स टू रेसिपिएंट सेल, रेसिपिएंट सेल इज mediated is mediated by is mediated by a bacteriophage, ठीक है, इज मेडिएटेड बाय बैक्टीरियोफेज, इसमें है क्या, ये लाइन हो गई, तो फिर मैं फिगर बनाना स्टार्ट करूं, ठीक, यहाँ देखो, आपका जो बैक्टीरियोफेज होता है वो हमेशा हेक्सोगोनल शेप में होता है, हेक्सोगोनल का मतलब ये जिसकी 6 भुजाएं हो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे शेप को हेक्सागोनल बोलते हैं, ठीक है, चलिए ये लिख लो, उस वाले दूसरे स्लाइड पे फिगर बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा है, ये हो गया तो फिर आगे चलें, लिखो बेटा फटाफट लिखो, इन ट्रांसडक्शन द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल्स इज मेडिएटेड बाय ए बैक्टीरियोफेज, इसका मेन चीज कौन है, बैक्टीरियोफेज है, इसी का ही संख्या बढ़ाना है, बैक्टीरिया का नहीं, वायरस का बढ़ाना है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं, चलिए, नहीं बोल के लिखाने की बात नहीं बेटा, वहां रिकॉर्ड हो रहा है ना, जैसे आप नहीं आए हो तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगी, ये चीजें हैं, समझ रहे हो, नहीं बोल के लिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, कहाँ चला गया जी, चलिए ये आपका क्या है बेटा, बैक्टीरियल सॉरी बैक्टीरियोफेज है, और इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है हमारी, बैक्टीरिया में, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है, ये आपका बैक्टीरियल सेल हो गया, ये आपका बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, चलो ये इनका क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये इनका हो गया न्यूक्लियाइड, अब इसके आगे देखिए, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, और कौन कौन सा कलर था, व्हाइट,
बेटा ये इनका काम खत्म, यहाँ पे अपना सेल वॉल पूरा बना लेगी, ये खत्म, ये मतलब ये वाला पोर्शन हट गया। अब बस इसके अंदर क्या हो रहा है बैक्टीरिया सेल को, इसको देखना है। ओके, ये क्या करते हैं, पहले पीसीज में टूट टूट के ऐसे बना लेंगे। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इट ब्रेक इनटू पीसेस, इट ब्रेक्स इनटू and then viral DNA pointed to the nucleoid. अपने चारों तरफ क्या बना लिए, कैप्सिड। देखो बेटा, हम तुम लोग को फिगर इसलिए बना रहे हैं ना, रैप्चर वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड फ्री समझ में आया ये चीजें, फिगर नंबर ए, बी, सी, डी और ये आपका ट्रांसडक्शन। समझ में आ गया ना सबको क्या हो रहा है इसमें। इसमें आपको इतना सारी चीजें नहीं पूछेगा, इसमें पूछता है कि ट्रांसडक्शन जो है किसने खोजा है, किस बैक्टीरिया में। ओके, अगर कभी कभी डीप से उठाएगा तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब यहाँ से, मतलब यहाँ से बैक्टीरियोफेज जो था, जब वो अपना ट्रांसफर कर दिया डीएनए, तो क्या करता है, वो टुकड़ों में पीसीज में टूट जाता है, फिर एक दूसरे से रेप्लिकेट करके ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज हो सकता है, पूछ सकता है। या उसके आगे कुछ भी क्वेश्चन में कैप्सिड बनाते कि नहीं, कि उसी तरीके से रहे। पर अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, अभी तक क्वेश्चन यही आया है कि ट्रांसडक्शन में किसने डिस्कवर किया है और किस बैक्टीरिया में। ओके, ये हो गया।
समझ में आया ना सबको? विनीता समझ में आया? देखो बेटा, इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर इसको मैं यहीं स्टॉप कर दूंगी। इसके जो डिजीज वाले हैं उसको कल कंटिन्यू कर दूंगी, डिजीज एक बार पूरा ले लूंगी, खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर। इसके बाद मैं ये आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद नर्वस सिस्टम पे आ जाऊंगी। देखो नर्वस सिस्टम जो है आप लोगों का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, वो चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जल्दी दिमाग में घुसता नहीं। पर मैं आप लोगों को सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी, सब चीजें आसान हो जाए। हाँ, मेरा बस इतना कहना है कि मैंने जितना पढ़ा है उसको जाके रिवीजन कर लिया करो, और चैप्टर जैसे खत्म हो, यूथ का प्रैक्टिस सेट खरीद लो, 100 बार कह रहे हैं, उसको उसी से सॉल्व करो। पूरा क्वेश्चंस एक बार पूरा नोट्स पढ़ लो चैप्टर का, फिर अपना यूथ का बुक खोलिए, प्रैक्टिस बुक, पूरा उसको सॉल्व करिए। ठीक है, जहां आप लोगों को दिक्कत हो रहा है उस पे रेड पेन से सर्कल कर रखे, मतलब कर लिया करो, फिर आके यहाँ पूछ लिया करो कि मैम हमको यहाँ ये चीज नहीं क्लियर हो रही है। क्योंकि यूथ वाली बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हैं, क्वेश्चन के जो ऑप्शन गलत। और शिल्पी वाली जो है बुक, उसमें भी गलती है बट कम है, मुझे शिल्पी वाले में कम है, उसमें यूपीपीसीएस के ही क्वेश्चन हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सब आप लोग सॉल्व कर डालिएगा। चलिए चलिए आगे, समझ में आया ना सबको? चलिए ट्रांसफॉर्मेशन डालिए, ट्रांसफॉर्मेशन डालिए, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, इसकी जो डिस्कवरी किए हैं, डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ। कौन है? ग्रिफिथ। कौन से साइंटिस्ट है? ग्रिफिथ। बहुत बार ये क्वेश्चन बेटा हर बार पूछता है, ये सब इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। ग्रिफिथ कब किए थे? 1928 में। किसमें किए थे? किसी को पता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में लिखो, डिप्लोकोकस न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, ये निमोनिया हो जाता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया में उन्होंने क्या देखा था? ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। इसमें कुछ लाइंस लिख लीजिए, फिर आगे फिगर से आप लोगों को समझा रही हूँ। इट इज द ट्रांसफर ऑफ द सेल, इट इज अ ट्रांसफर of the cell, it is a transfer of the cell free और नेक्ड। मतलब ऐसी बैक्टीरियल सेल होगी, या तो उस पर कवच होगा, कैप्सुलेटेड होगी, या तो नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है, या तो उसकी पूरी बॉडी कैप्सूल से ढकी होगी, या तो नहीं ढकी होगी। अगर ढकी होगी तो उसको कैप्सुलेटेड कहेंगे, नहीं ढकी है तो नॉन कैप्सुलेटेड। इसी को लिखा है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द सेल फ्री, या तो सेल वो पूरी फ्री होगी, या तो नेक्ड होगी। ठीक है, लिखिए नेक्ड क्या है इसका? डीएनए है। फ्रॉम, लिखो, फ्रॉम डोनर सेल टू, डोनर सेल टू रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट, विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट। अब देखिए, अभी तक आपने क्या देखा था कि जब दो स्टैंड को ले रहे थे, एक दूसरे कांटेक्ट कर रहे थे, तभी वो ट्रांसफर कर रहे थे अपने एक करेक्टर को दूसरे। बट इसमें क्या होगा
ये आपस बिना कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिना कॉन्टेक्शन से ही क्या करेंगे, अपने सेल्स को क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, डिप्लोकोकस नाउ कॉलोनी। हाँ, देखिए बेटा ये हो गया। एक आपका ये क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन ये पूछता है, एक क्वेश्चन इससे और पूछता है, इसको भी लिख लीजिएगा यहाँ ऐसे करके। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया गया था, प्रूफ किया गया था। तो उस एक्सपेरिमेंट जो दिए थे साइंटिस्ट का नाम लिख लो तो आप लोग। इट प्रूव्ड बाई, लिखो इट प्रूव्ड बाई, कौन कौन से साइंटिस्ट है, एवरी, एवरी लिखो, AVERY, एवरी मैक्लियोड, एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्थी, मैकार्थ्यू। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एवरी मैक्लोइड और मैकार्थ्यू। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, मैक्लोइड और मैकार्थ्यू नामक के थे। इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इस पे डिप्लोकोकस निमोनी लेकर के, कि इसमें जो होता है बिना कॉन्टेक्शन के थ्रू ही उसका डीएनए एक मतलब एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जाए। ओके, अब कैसे होगा, फिगर के थ्रू समझेंगे। चले आगे, ये हो गया हो तो इसमें ये तीसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। ठीक, 3 क्वेश्चन अभी तक बने, जिसमें ये दोनों इजी हैं, हमेशा पूछता है। अगर थोड़ा सा मॉडरेट करेगा तो ये पूछ ले कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर पूछ लेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ट्रांसफॉर्मेशन हु साइंट या विच साइंटिस्ट गिव द एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन से, याद रखना मैक्लियोड और मैकार्थ्यू थे। ठीक है, ये थे। आगे चले, आगे चलिए देखिए कौन सा बैक्टीरिया उन्होंने लिया था, डिप्लोकोकस, डिप्लो, डबल पी लिखे थे ना, डिप्लोकोकस, इसको जान जाना निमोनिया। ठीक है, इसमें आपका बेटा 2 स्ट्रेन था। ठीक, कितने थे, 2, कौन कौन से थे, एक आपका स्मूथ रहेगा, एक स्मूथ बैक्टीरियल स्टेन हो गया, और एक आपका हो जाएगा रफ बैक्टीरियल स्टेन। दूसरा क्या हो गया, रफ बैक्टीरिया। ओके, स्मूथ वाले में आप बना लीजिए ऐसे, देखिए, और ये इसका यहाँ पे पेंटिकल, और ये आपका रफ वाला हो गया। ये इनका जेनेटिक समझ में आ गया, 2 स्टेन है। इसमें ये क्या है आपका बेटा, कैप्सुलेटेड है, इसलिए क्या है, स्मूथ है। अब किसी भी चीज पे अगर कैप्सूल चढ़ा रहेगा तो ऑलरेडी स्मूथ ही रहेगा ना। दवा पे अगर कैप्सूल ना चढ़ाया जाए तो वो वाली दवा आप खा पाओगे नहीं, ताकि वो आसानी से हमारे पेट में चली जाए, उतनी मतलब उसका टेस्ट भी बहुत गंदा होता है। और ये कैसा है, नॉन कैप्सुलेटेड, ये क्या है, नॉन कैप्सूल। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसके बाद क्या किया गया, जो बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होगी, जिसके ऊपर कैप्सूल होगा, ये वायरुलेंट होंगे। वायरुलेंट का मतलब होता है डिजीज को काज करना, वो हमको क्या करेंगे, बीमार करेंगे। और जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल नहीं होगा, वो बैक्टीरिया ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाती हैं। ठीक है, इसलिए ये नॉन वायरुलेंट होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको वायरुलेंट। पहला क्या लिख सकते हैं, ये कैसा हो सकता है, वायरुलेंट हो सकता है, और ये कैसा है, नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरु, जिसको अगर वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट नहीं होगा तो वहाँ लिख लेना अपने हिसाब से, आप लोग लिख लिया करो, डिजीज काज लिख दिया करो, ऐसे लिख लिया करो, समझ जाओगे। यहाँ लिख लो भाई डिजीज काज, नहीं तो फिर कहोगे मैम कौन सा शब्द लाभ चिपका दिए, समझ नहीं पाए। नॉट कॉज्ड, यहाँ तक हो गया। अभी क्या किया गया, इसका कल्चर किया गया। ठीक है, अभी एक बैक्टीरिया थी, ऐसे बहुत सारी बैक्टीरिया
को मतलब कैप्सुलेटेड लिया गया। तो जो कल्चर किया S1 में किया गया, S2, S3, ऐसे बहुत सारी इसकी जनरेशन ली गई। ये जो है इसकी बहुत सारी जनरेशन, एक जनरेशन जैसे स्मूथ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को, वायरुलेंट को, इसका एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन तक इसका कल्चर किया गया। फिर उसके बाद उसको एक उठाया गया, उसके बाद तब एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो ये S1, S2, S3 इसका क्या है, मेनी जनरेशन है। ये क्या है, इसका मेनी जनरेशन है। अब इसको क्या किया गया, इसका जो बेटा कैप्सूल है ना, ये जो इसके ऊपर कैप्सूल था, इसको इनएक्टिव कर दिया गया। तो ये सिर्फ इसका कैप्सूल हटा दिया गया। ठीक, इस बैक्टीरिया का कैप्सूल क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया है, आपका लिख सकते हो इनएक्टिवेट। इसको क्या कर दिया गया है, इनएक्टिवेट। इस वाली बैक्टीरिया को जो स्मूथ वाली थी, इनएक्टिवेट करके इसको, फिर इसको क्या कर दिया गया, कल्चर मीडियम में डाला गया। कल्चर मीडियम में डाला गया, कल्चर मीडियम। और ये वाली जो बैक्टीरिया थी, इसकी भी बहुत सारी R1, R2, R3, ठीक है, इसके भी मेनी जनरेशन थे, बहुत सारी जनरेशन लिए। ये भी इसके बहुत सारे जनरेशन थे। और इसको भी क्या किया गया, कल्चर किया गया। और इसमें बेटा जानते हो इसको क्या किया गया, ये ऑलरेडी इनएक्टिव थी, इसको क्या कर दिया गया, एक्टिव। इसको एक्टिव कर दिया गया, उसको इनएक्टिव करके दोनों को कल्चर मीडियम में डाल दिया गया। एक बार देख लो, उसके बाद फिर समझना। अब दोनों को, एक जो आपका ये कैप्सुलेटेड था, इसको इनएक्टिव कर दिया गया, और जो नॉन कैप्सुलेटेड थी ये वाली, इसको क्या कर दिया गया, एक्टिव। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, कल्चर मीडियम में डाल दिया। ये हमारा क्या है, कल्चर मीडियम, हमारा कल्चर मीडियम है। ये ग्रीन है, वो कौन सा कलर बनाए थे, येलो ना, ये आपका, हमने इसमें डाल दिया। यहाँ येलो वाली आ गई, और ये आ गई ग्रीन वाली आ गई, और ये आपका कल्चर मीडियम है पूरा। और इन दोनों का, इसका DNA इधर है, इसका DNA। बेटा फिर इसको जब देखा गया ना, तो ये जो कैप्सुलेटेड थी, ये तो अपना ठीक ठाक थी, इसका कोई दिक्कत नहीं था। ये क्या हुआ, जो ये नॉन कैप्सुलेटेड थी, जो इन इसको एक्टिवेट करके डाला गया, इसके ऊपर देखा गया कि कैप्सिड के लेयर बनने लगे। ठीक, मतलब क्या हुआ, ये भी स्मूथ हो गई। ऐसी बैक्टीरिया होगी, ये स्मूथ हो गई। क्या इसका क्या यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, नहीं ना, ट्रांसफर नहीं हुआ। बशर्ते इसका जो करेक्टर है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, इसका करेक्टर इसके ऊपर अप्लाई हो गया, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोल। ठीक है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन में एक वायरल से एक बैक्टीरियल सेल में उसके DNA को ट्रांसफर किया जाता है। इसमें क्या होता है, कल्चर मीडियम इसको एक को जो एक्टिवेट, उसको इनएक्टिवेट करके, जो इनएक्टिवेट है उसको एक्टिवेट करके दोनों को यहाँ पे डाला गया। तो कल्चर मीडियम में ये देखा गया कि इसका करेक्टर, जो आपका कैप्सुलेटेड था उसका करेक्टर कौन ले लिया, नॉन कैप्सुलेटेड। मतलब जो कैप्सुलेटेड था, नॉन कैप्सुलेटेड भी क्या हो गया, कैप्सुलेटेड हो गया। इनका करेक्टर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, न कि इनका जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया कि नहीं ये चीज। तो यहाँ पे बेटा देखो हो जाएगा आपका, ये आपकी ये भी क्या हो गई, ये सब भी क्या हो गई, कैप्सुलेटेड हो गई। ग्रीन वाली, ग्रीन थी ना, ये भी क्या हो गई, कैप्सुलेटेड। बहुत सारी अपनी जैसी रेप्लिकेशन करके बना ली। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा यस स्टेन था। सपोज दैट मैंने S1 S2 लिखा था ना, यस स्टेन था, और ये कौन सा था, R स्टेन। का मतलब क्या हुआ, ये तो रोग कारक नहीं था, ये रोग कारक था। इसका मतलब रोग कारक करेक्टर जो होता है वो क्या किया, इसके ऊपर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, एक्टिव हो गया। तो मतलब यस स्टेन का करेक्टर R स्टेन क्या कर लिया, अचीव कर लिया। अब ये भी पैथोजन, ये भी आपका वैरुलेंट हो गया, और ये भी वैरुलेंट हो गया। ये दोनों करेक्टर को चेंज कर लिए, न कि आपका जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना। अब ये भी क्या हो गया, यस स्टेन हो गया।
और ये भी क्या हो गया, यस सिस्टेम हो गया। तो सबके सब ये भी कैप्सुलेटेड हो गए, कैप्सुलेटेड हो, लिख लीजिए। अच्छा, आप लोग एक काम करोगे, ये जो डिजीज वाला है, ठीक है, डिजीज वाला बैक्टीरियल डिजीज में आपका, अब इसमें बैक्टीरिया वाले में आपको पढ़ना पड़ेगा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है, इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर में इसका यूज कैसे कैसे करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का यूज कैसे करते हैं, ये सारे मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आप लोग ग्रुप में जुड़े नहीं हो ना, जिसको अगर कंटिन्यूटी यहाँ बनाना होगा तो सर से आप लोग बात करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। मैं ये सारे नोट्स वहां डालूंगी, आप लोग घर से इसको लिख के लाओगे, मैं यहाँ बस एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके, यहाँ पे मैं लिखवाऊंगी नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा हो जाता है ना, ऐसे लिखवा, ऐसे आप लोग लिख लेना, लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पे से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बेनिफिशियल एक तरफ लिख दूंगी, हार्मफुल एक तरफ। बेनिफिशियल में आपका सॉइल के लिए कौन से कौन बैक्टीरिया फर्टिलिटी होती है, सॉइल की उर्वरकता को, मिट्टी की उर्वरकता को कौन बढ़ाता है, मैं ऐसे लिख के उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आप लोग ऑलरेडी लिखे हो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप लोग लिखो, लिखना नहीं होगा, बस आप लोग लाइन टू लाइन देख लेना, ओके। तो ये वाला देखो भी इतना है, मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बनाया है, सब नोट्स प्रोवाइड होगा, जैसे ये पेज, ये रहेगा, ये मतलब सब चीजों में है कि सॉइल में कैसे आपका है, फिर ये वाले में प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है, फिर बैक्टीरिया इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होंगी, मेडिसिनल में कैसे यूज़ है, फिर हार्मफुल में हमारा कौन कौन सा बैक्टीरिया है, फिर आपके डिजीज इन प्लांट में कौन कौन से डिजीज देता है बैक्टीरिया से, फिर ह्यूमन में कौन सा है, फिर ह्यूमन में आपका एक एक करके है, समझिए जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस में इसका किस कारण से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको इसके टेस्ट को बोलते हैं मैनटॉक्स टेस्ट बोला जाता है। इसका मेडिसिन कौन सा होता है, एंटीबायोटिक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके वैक्सीनेशन को क्या कहते हैं, टीबी के बीसीजी का टीका, बैसिलस, हाँ समझ में, टाइफाइड, टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफिस होगा। इन्फेक्शन आपका क्या होता है, जो अप्रदूषित खाना और पानी होता है, ठीक है। इन्फेक्टेड ऑर्गन्स हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, इसके टेस्ट को वाइडॉल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें ऐसे ऐसे करके, फिर कॉलरा का है, लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, फिर क्या है आपका प्लेग है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस वूफिंग कफ है जिसमें डीपीटी का आपका टीका लगता है, टिटनस है, और क्या बचा है जी, हाँ निमोनिया, इतने हैं ह्यूमन में। मैंने सब नोट्स प्रिपेयर किया, आप लोगों को डाल दूंगी, कर लीजिए, और जाके सर से बोल देना सर हम लोग को ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, मैम नोट्स डालिए, हम लोग को वहाँ से लिखना है, सुबह वो एक्सप्लेन करेंगी। तो ये चीजें समझ में आया कि नहीं, एक बार इसको देख लो। मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन बेटा जो होता है उसको, उसकी क्या बोलते हैं, डिस्कवरी किसने किया था, ग्रिफिथ ने 1928 में, ओके। किस बैक्टीरिया में, डिप्लोकोकस निमोनी में। इसको, इस एक्सपेरिमेंट को दिया किया था मैक्लोइड और मार्केथी नामक साइंटिस्ट ने, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था। इसमें क्या होता है, बिना कांटेक्ट के थ्रू ही दो बैक्टीरियल सेल्स में क्या हो जाते हैं, एक करेक्टर दूसरे में चेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हमने क्या किया, डिप्लोकोकस दो बैक्टीरिया, दो स्ट्रेन का लिया, एक स्मूथ ले लिया चिकना जिसमें कैप्सुलेटेड है, एक रफ है नॉन कैप्सुलेटेड है। अगर स्मूथ है तो वो वायरुलेंट होंगे, जो डिजीज काज करेगा, नॉन कैप्सुलेट है, नॉन वायरुलेंट, नॉट कॉज डिजीज, डिजीज को कॉज नहीं करता है। फिर हमने इसका बहुत सारी जनरेशन में, अब एक ही से तो एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, क्या पता हम गए एक्सपेरिमेंट करने इसकी डेथ हो गई तो क्या करेंगे हम, इसलिए बहुत सारी जनरेशन लेते हैं, अगर कुछ बैक्टीरिया मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब तो बची रहेंगी। तो यहाँ से S1 S2 S3 इसकी 3 पीढ़ियों को लिया, फिर उस बैक्टीरिया को जो कैप्सुलेटेड थे उसको हम इनएक्टिवेट कर दिए, ठीक है, इसके कैप्सूल वाले करेक्टर को इनएक्टिवेट कर दिए, नहीं तो यही करेक्टर वहां ट्रांसफर हो जाता है, हमको ट्रांसफर नहीं करना है, वो करेक्टर ऑलरेडी जाए, ठीक है, तो इनएक्टिवेट हो गया। फिर हमने इस वाले को क्या किया, R1 R2 R3, इसकी भी बहुत सारी जनरेशन ले ली बेटा, इसको एक्टिवेट करके एक को इनएक्टिवेट, एक को एक्टिवेट करके हमने दोनों को क्या कर दिया, कल्चर मीडियम में डाल दिया। हमने देखा कि जो यस स्टेन वाला था इसका पूरा करेक्टर कौन ले लिया है, R स्टेन, मतलब ये पैथोजन कॉज करता था डिजीज, अब ये भी डिजीज कॉज करने लगा। फिर ये एक से बहुत सारे अपना बना लिए, मतलब एक बैक्टीरिया से बहुत सारी बैक्टीरिया आपकी बन गई। तो ये जो करेक्टर इसका ट्रांसफर हो रहा है ना कि जेनेटिक मटेरियल को क्या कहेंगे,
ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखो नॉर्मल पानी है, वो बॉटल के ऊपर देखो नॉर्मल पानी है, पैक कर दो। क्या लिखना है? ये लिख लो, लिख लो, लिख लो, इसका जहाँ छोटा है लिख लो। तुम सबको पीटेंगे। जब छूटा था बोलना चाहिए ना कि मैम मेरा पीछे वाला छूट गया, उसको बैक करिए, लिखना है। ये कौन सा तरीका जी? सोचो नहीं, कहो भाई, इतना हम सोचेंगे तो खूब सोचे हैं। अब आप लोगों का काम हम ही सोचे हैं। हमें क्या, हम तो पढ़ाए, हमको लगा बच्चों का हो गया, सब लिखे हैं, इसलिए पूछना पड़ता है ना बार बार। चलिए आप लोगों को नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि कहोगे कि हाँ पढ़े हैं कहीं से। चलिए भाई कर लीजिए, हो जाए तो बताइए, इसके आगे भी करते हैं। हाँ कर लो, कर लो, कर सकें सर, हमको भी रिमोट दीजिए, बार बार आगे पीछे करना होता है। हो गया, चलिए नोट करो, उसको भी नोट करो। सॉरी सॉरी। नर्वस सिस्टम कौन कौन पढ़ा है जी? पहले पढ़े हैं। चलो पढ़ो, देखो तुम लोगों का दिमाग, मेमोरी कांटेक्ट करो उससे, बोलो भाई देखे हमको कितना याद। चलिए चले, चलिए आप लोग चैप्टर डालिए नर्वस सिस्टम। देखिए बेटा, इसमें क्या है आपको कि हमारी ब्रेन का पूरा पार्ट पढ़ना है। हमारी ब्रेन से जितनी भी सारी नर्व होती है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाती है, ठीक है। जैसे किसी कार्य को हमको करना होता है तो हमारा ब्रेन क्या करता है, कमांड करता है, ठीक है। जैसे किसी सेल्स को काम करने के लिए, किसी कोई भी सेल है, उस सेल का ब्रेन कौन कहलाता है, उसका न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। कोई भी सेल है, उस सेल का जो ब्रेन होता है उसका न्यूक्लियस। ब्रेन का काम क्या होता है, अपनी पूरी बॉडी को क्या करना, कमांड देना, ठीक है, कंट्रोल करना, कमांड देना, हर चीजों को किए रहना, ठीक। तो आपका नर्वस सिस्टम में आएगा, इसमें बहुत सारी नर्व होंगी, ये सब चीज चलिए अच्छे देखते रहिए आगे का। नर्वस सिस्टम की ओरिजिन किस लेयर से हुई है, एक्टोडर्म। किससे, एक्टोडर्म। जब एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी लेडीज हो, प्रेग्नेंट हो, उसको बच्चा होने वाला है तो उसका क्या एम्ब्रियोनिक पीरियड चलता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, हमारी उसकी जो बच्चा होता है, मतलब माँ के पेट में क्या होता है, जो बच्चा पल रहा होता है, उसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ये तीनों मिलकर के हम बच्चे की पूरी बॉडी पार्ट बनाएंगे, हाथ, नाक, कान, मुंह, लीवर, पैनक्रियास, हर चीज, ठीक है। जिसमें से एक्टोडर्म किसका निर्माण कर रहा है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन। ब्रेन का क्या कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब चीजों का कौन सा
कौन डेवलपमेंट कर रहा है? एक्टोडर्म। यहाँ तक हो गया। इसकी स्टडी को क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। ओके, यहाँ तक हुआ। देखिए, नर्वस सिस्टम में जो सबसे छोटी छोटी इसकी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है क्या कहलाती है? न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन या नर्व। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद है आपका, देखो, न्यूरॉन जो हमारी बॉडी में, मनुष्य में सबसे बड़ी, मनुष्य में नहीं मतलब पूरे अर्थ पे सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है बताओ? सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? किसकी लार्जेस्ट पूछे हैं? अरे मनुष्य की नहीं, हम पूरे अर्थ पे पूछ रहे हैं। हाँ, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ा होता है, वो सबसे बड़ी सेल्स होती है। ठीक है, अगर लार्जेस्ट पूछेगी तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच लिखोगे, अगर लॉन्गेस्ट पूछेगी तो क्या बोलोगे? न्यूरॉन या नर्व। याद रखना, लार्जेस्ट दूसरा है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब लंबाई में, लार्जेस्ट मतलब लंबाई चौड़ाई हर चीजों को लेकर के। हाँ, पीपी येलो जो होता है आपका स्मॉलेस्ट। हाँ, लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे? लॉन्गेस्ट लिखो। लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी क्या है आपका? न्यूरॉन। ये हो गया। यहाँ नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं कि कंफ्यूज मत होना उस टाइम। यहाँ लिख लेना लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट, ये लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट सेल अगर पूछेगा कभी तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा होता है। यहाँ तक हो गया। जो आपकी बेटा न्यूरॉन होती है, जो नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होती है, इसमें सबसे कम रीजनरेशन का पावर होता है। रीजनरेशन मतलब अपने आप अगर उसको कभी वो उसको चोट लग गई या तो घाव लग गया तो डैमेज हो गई तो वापस से रिकवर न हो पाए, ठीक है, तो उसको रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, रीजनरेशन वो दूसरा होता है। यहाँ लिखो लिस्ट, लिखो लिस्ट। रीजनरेशन का मतलब होता है भाई कि अपने आप को रिपेयर कर लेना। लिस्ट यहाँ लिखना है, लिस्ट मतलब सबसे कम, लिस्ट रीजनरेशन, लिस्ट रीजनरेशन पावर। क्यों ऐसा होता है? तभी नहीं देखते, अगर किसी के सर में चोट लग जाती है तो जल्दी वहां पे क्या होता है? निशान बन जाता है, जल्दी वो घाव ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा उसके अंदर क्या होती है? रीजनरेशन की पावर क्या होती है? बहुत कम। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सेल, सेल को डिवीजन कौन करता है? सेंट्रियोल। कौन करता है? सेंट्रियोल। यही इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है, इसलिए ये क्या करता है? इसकी सेल जो होती है सेल डिवीजन नहीं कर पाती। जब एक सेल सेल डिवीजन करेगी तो एक से दो में, ठीक है, एक से क्या बनाती है? दो, फिर ये दो में बढ़ जाएगा, फिर ये दो में, तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32, ऐसे करके सेल का क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। पर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? सेंट्रियोल। यही सेल के डिवीजन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। बट इसके अंदर जो नर्व सेल है, इसके अंदर सेंट्रियोल क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसलिए अगर चोट लग जाती है तो वापस से बेचारा रिपेयर नहीं कर पाता। तो लीस्ट रीजनरेशन पावर यहाँ लिख लेना एब्सेंट, एब्सेंट लिख लेना सेंट्रियोल। ओके, अगर कभी कोई पूछेगा तो ये चीज बता दीजिए। हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आगे चला जाए। आप लोगों को बेटा जितना हो सके मैं शॉर्ट से शॉर्ट करके लिखवा रही हूँ, बहुत भारी भरकम सेंटेंस नहीं। ठीक है, उतना कि जितना आपके एग्जाम में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं देगा। अगर मैं जितना पढ़ा देती हूँ, अगर ऑनेस्टली आप लोग उतना पढ़ लो, जो जो बता दूंगी कि आपको ये सॉल्व करना है, वो आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आप लोग का अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि फ्रेशर जो बच्चे होते हैं वो बेचारे इस कोचिंग से उस कोचिंग, उस कोचिंग से उस कोचिंग खाली दौड़ते हैं, और उनको कोई ये गाइड नहीं कर पाता कि उनको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और कौन सी बुक लेनी, कौन सी नहीं लेनी है। अगर आप लोग अच्छे से आपकी आप जो मेथड बना के इसको अच्छे से आप लोग पढ़ोगे नहीं, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं रहेगी स्मार्ट तरीके से, तो आप लोग ऐसे
भागते रहोगे, क्योंकि इसका सिलेबस काफी लेंदी है, पता है। आपको बॉटनी भी पढ़ना है, जूलॉजी भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा है। अब उसमें पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप अगर बुक उठा लोगे तो उसमें इतना सारा दिया रहता है ना कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हम क्या इसमें से फिल्टर करें, हमारे लिए सही है क्या नहीं, उतना आपके पास टाइम नहीं है। ओके, तो इसके लिए आप लोग कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हो। तो मैं इतनी सारी एग्जाम्स वगैरह दे चुकी हूँ, मैं मेंस भी दे ली हूँ, तो मुझे पता है, मुझे हर आइडिया कि भाई आप लोग जिस तरह से पढ़ लिख रहे हो उस तरह हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि हमने सारी चीजों को पढ़ लिया है, हम एग्जाम दे रहे हैं, हमको खुद पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, बच्चों को क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं उस दुख से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है कि हाँ, हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, हम भी इनसे उनसे पूछना है, ऐसे वैसे परेशान। पर धीरे धीरे हमने मटेरियल कलेक्ट किया, अपने हिसाब से पढ़ा, अब सारे एग्जाम को देती हूँ, मेंस तक बैठती हूँ। भाई जिस दिन नसीब वो आएगी उस दिन मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो मैं बस ये सोचती हूँ कि जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़े, मुझे उनको स्मार्ट तरीके से पढ़ाना है। बस देखो, पूरी एक बार सिलेक्शन हो जाए बेटा ना, उसके बाद तुम लोग पूरे घर में यहाँ से यहाँ तक लाई लगा लेना, बुक के सो के पढ़ना, नॉलेज लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी क्या है, आप लोगों के लिए एक नौकरी जरूरी है, क्या है, एक जॉब जरूरी है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी हो गई, हर इंसान परेशान है। तो इसलिए आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका रिविजन करिए, प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए। आप एक बार अपने दिमाग में ये भी सोचा करो, यार मैं दिन भर में 100 रुपये तो खा ही जाता हूँ, 2,000 4,000 5,000 रूम का भाड़ा दे देता हूँ, लाइब्रेरी फीस देता हूँ, दोस्तों के साथ घूमने अरे यार वाला कपड़ा ले लेता हूँ, किस लिए मैं आया हूँ, किस लिए आया हूँ, पढ़ने के लिए ना। जब हमारे पास बुक नहीं है तो मेरा तो सब व्यर्थ हो गया। हमारे पास क्या, अगर हम ये 2 दिन खाना, हमको 2 टाइम हम नहीं खा पाए, कोई दिक्कत है, हम दाल रोटी बना के खा लिए, मेरे पास नहीं हो पाया, हम 2 पाव लेके आए, चलो वही बना के खा लिए, तल के खा लिए। पर हमारे पास क्या है, पढ़ने के लिए जिस लिए आया, हमारे पास क्या बुक है ना, तो वो जो दिल को तसल्ली है, जो दिल को सुकून मिलता है ना बेटा, वो दूसरी बात होती है। फिर ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ आए पढ़ने के लिए, भगवान हम कष्ट कर रहे हैं। हमने खाना नहीं खाया, इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरे पास बुक नहीं थी, मेरे पास उतने पैसे, मैंने उसको कंजिस्ट करके चाहे जैसे मैंने बुक ली है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। जब इंसान पूरा ऐशो आराम लेता है और बुक के नाम पे कहेगा मैम 300 रुपए की है, बहुत महंगी है, नहीं हो पाएगा। आप सोचो, आप 2,500 रूम का भाड़ा दे रहे हो, लाइट बिल दे रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, 4,000 5,000 के जूते पहन रहे हो, अरे तो जिसके लिए यार पहले उसको तो करो, उसको तो करो। बुक रहनी चाहिए सबसे पहले आपके पास, एक्स्ट्रा पेन कॉपी किताब बुक सब चीजें पढ़ने वाली। उसके बाद तुम 2 कपड़े में जियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 10 ठो पहन के जा रहे हो, सिलेक्शन ही है, मारो यार, दिन भर बस 4 ठो बदलती है, 4 ठो बदल के घूमता है, और पढ़ने लिखना एक अक्षर नहीं। अगर तुम 2 ही पहन के अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो सब कहेंगे यार बहुत पढ़ते हैं भैया, वो दीदी बहुत पढ़ती है। ये चीज होता है। तो हम, ये है कि अगर कोई आपके लिए शब्द निकाले तो ये सब निकाले नहीं, यार वो बच्चा पढ़ता है, लड़की लड़का पढ़ता है, ये चीज, ये नहीं कि घूम रहा है घूम रही है, ये गंदी बात होती है भाई। चलिए, नर्वस सिस्टम में हमने बताया इसकी ओरिजिन एक्टोडर्म से हुई है। इसकी स्टडी जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाए, उसको न्यूरोलॉजी कहेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या होती है, न्यूरॉन या नर्व होता है। न्यूरॉन जो होती है हमारी बॉडी की सबसे क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, और पूरे अर्थ पे सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। हमारी जो नर्व होती है, न्यूरॉन होती है, उसके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन की पावर क्या होती है, बहुत लिस्ट होती है, बहुत कम होती है। क्यों, ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। ओके, सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, आगे चला जाए। चलिए आगे बेटा देखिए इसका नंबर, ठीक है, सेंट्रियोल का नंबर, सॉरी सेंट्रियोल नहीं, नर्व सेल का लिखो, नंबर ऑफ नर्व सेल्स इन हेल्दी मैन आर लगभग कितना होगा, 86 बिलियन, कितना होगा, 86 बिलियन जो होती है। यहाँ तक समझ में आया सबको। बट एक्सेप्शन क्या है, इन अ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक, इन अ प्रेग्नेंट लेडी, अगर एक गर्भवती माँ है
तो उसकी जो नर्व सेल कितनी हो जाएंगी, 100 बिलियन। ये चीज आपको याद रखना है। समझ में आया? नॉर्मल हेल्दी अगर पर्सन है, मैन चाहे वुमेन, तो उसमें क्या होगी, 86 बिलियन। पर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोई लेडी है तो उसमें कितना हो जाएगा, 100 बिलियन। ये दोनों आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं। मैं लाइन टू लाइन जितना आपको लिखवा रही हूँ सब क्वेश्चन है भाई, लाइन टू लाइन सब। एक बार अगर आप चैप्टर पर के यूथ की अगर प्रैक्टिस बुक उठा लो, शिल्पी की उठा लो, कोई भी, क्योंकि इन्हीं दोनों में आपका पूरा भर भर के घटना चक्र 3 है। यूथ है, ठीक है, शिल्पी है, और घटना चक्र है, ठीक है। ये 3 आपकी क्या है, तीनों की तीनों प्रैक्टिस बुक है। क्या है, खाली क्वेश्चंस दिए हैं इसमें और उसका एक्सप्लेनेशन। ओके, ये तीनों आपको लेनी है, तीनों पढ़ना है। अभी फिलहाल यूथ ले लो, उसके बाद थोड़ा इसको पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगी तो शिल्पी। शिल्पी में थोड़ा सा पीसीएस लेवल के, इसमें सारे क्वेश्चन क्या है, यूपी पीसीएस लेवल के, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। घटना चक्र में इन्हीं दोनों का मिक्सअप घटना चक्र है। यूथ में क्या होती है, गलतियां इसमें मैक्सिमम है, घटना चक्र में गलतियां बहुत कम है। अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से घटना चक्र में लगभग 90, मान लो 92 सही है, पर इसमें 80 सही है, मान लो 70 ही सही है, इसमें 30 गलत है, ठीक। तो जब आप लोग यूथ का चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते रहोगे, मैंने चैप्टर पढ़ा के खत्म कर दिया, अगर आज तक किसी ने मुझे ला के अभी तक नहीं दिखाया कि मैम मुझे ये वाले क्वेश्चंस नहीं, इसका मतलब तुम लोग सॉल्व नहीं करते हो। अगर सॉल्व करते तो मुझे आके बताते ना, तो हमको भी अच्छा लगता। नहीं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इस चीज को पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़े, जी मैम जी मैम, फिर उसके बाद जाए मैम अपना काम करें, हम अपना काम करें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ नर्व सेल इन हेल्दी मैन या वुमेन कितना है, 86 बिलियन है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोई लेडीज है तो कितना हो जाएगा, 100 बिलियन। यहाँ हो गया। अब हम लोग चलिए नर्व सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या होता है। चलो, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। आगे वाले पेज पे ले लेती हूँ।
एक बार आप लोग इसको समझ लीजिए। ये हमारी एक नर्व सेल या न्यूरॉन का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारी जो नर्व सेल न्यूरॉन होती है, ठीक, ये इसमें कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पहला है साइटोन, दूसरा है एक्सॉन, तीसरा है साइनेप्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। पहला क्या है, साइटोन, दूसरा एक्सॉन, तीसरा साइनेप्स। ऐसे याद कर लेना। इसका जो हेड वाला रीजन है पूरा पूरा क्या है, साइटोन। फिर इसका ये गला है पूरा क्या हो गया, एक्सॉन। और फिर ये इसका पैर वाला हिस्सा पूरा जितना है, साइनेप्स। ठीक है, 3 पार्ट समझ में आया। साइटोन में देखो बेटा क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके बीचों बीच इसका क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म है। इसमें क्वेश्चंस क्या पूछता है, नेसल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ पाया जाता है, क्या बताएंगे, नर्व सेल में। कहाँ पाया जाता है, नर्व सेल्स में। ये इसका कार्य क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसको खाना पीना, भाई इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए ना। नर्व सेल्स को क्या प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और बना किसका होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। 2 क्वेश्चन इसमें से हुए। निसल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट कहाँ होते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बना किससे है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 3 क्वेश्चन अभी तक ये पूछे, इसमें से आगे पीछे करके पूछता है। ओके, यहाँ स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बना है। ठीक, इसके बाद क्या है बेटा, कि यहाँ से ये जो नहीं दिख रहा है ऐसे स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइन निकला है, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या करता है, मैसेज को एक न्यूरॉन से, इसके आगे देखोगे ना, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या करते हैं, अटैच होते हैं। एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरा न्यूरॉन एक्सेप्ट करता है, वो उसको देगा, फिर उसको देगा, फिर उसको देगा। ऐसे बहुत सेकेंडों में काम होता है। जैसे हम लोग चल रहे हैं, अचानक से सांप आ गया, ठीक, तो हमारी आंखें देखी उसको, तुरंत हमारे कहाँ जाती है, ब्रेन में। आंख की जो न्यूरॉन होगी वो तुरंत हमारे ब्रेन में जाएगी, उसको मैसेज देंगी कि पैर को बोलो तुरंत रुक जा, आगे क्या है, साफ है, नहीं काट लेगा। सोचो कितना सेकेंडों में काम होता है। हमने देखा, तुरंत हम लोग रुक जाते हैं। तो वो काम कौन कर रहा है, हमारी नर्व सेल्स कर रही हैं। ओके, कौन कर रहा है, हमारी नर्व सेल्स कर रही हैं। यही हमारी नर्व सेल्स हैं, ये वहां से हैं। ठीक है, तो ये साइटोन में कौन कौन सा पार्ट आपने पढ़ा, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है। इसमें क्या कौन सा लिक्विड भरा है, साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या पाया जाता है, निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि इसमें क्या करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। और किससे बना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, एक्सॉन वाले पार्ट में आइए आप लोग। एक्सॉन में आपका क्या पाया जाता है, ये देखो, मेडुलेटेड का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको मेडुलेटेड कहेंगे। नॉन मेडुलेटेड मतलब इस स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे बना रहे, तो उसको नॉन मेडुलेटेड कहते हैं। ठीक, तो ये न्यूरोलेमा इसको कहेंगे। इसकी जो कवरिंग है इसको क्या कहेंगे, न्यूरोलेमा। और न्यूरोलेमा के अंदर जो पाया गया है उसको माइलिन शीथ। तो मतलब माइलिन शीथ को कौन ढका हुआ है, न्यूरोलेमा। ठीक है, न्यूरोलेमा कैसा है, मेडुलेटेड है, क्योंकि इसमें 2 कवर है जो क्या है, खाली है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके नीचे आप लोग आए, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि रैनवियर नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, साइट नर्व न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पार्ट में। मतलब 2 न्यूरोलेमा के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, रैनवियर नोड। किसमें किसमें, 2 न्यूरोलेमा के बीच में जो स्पेस होता है, देख रहे हैं ना, 2 न्यूरोलेमा के बीच में जो स्पेस है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस है कि नहीं, यहाँ इस स्पेस को ही, इस नोड को ही क्या बोलेंगे, रैनवियर नोड। अब इसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर आया बेटा, ये यहाँ से क्या होते हैं, साइनेप्स जुड़े होते हैं। इसके अंदर आपके जो होती हैं, आपके लिक्विड भरे होते हैं, उसको आगे हम समझाएंगे। फिर यहाँ से दूसरी, यहाँ पे भी आपकी नर्व होती है, इसके डेंड्राइट्स इससे जाके जुड़े होके यहाँ से मैसेज इसको जाएगा, ऐसे रहते। ये आपका नर्व था। ठीक है, नर्व या न्यूरॉन में 3 पार्ट है, साइटोन, एक्सॉन, साइनेप्स। ये बना लीजिए। इसमें लिखवाना क्या है, कुछ नहीं। यहाँ थोड़ा सा आप लोग कर लेना ऐसे करके, फंक्शन में इसका लिख लेना। हाँ लिखो, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फॉर नर्व। ओके, तो लिख लीजिए। अभी आपके फिगर्स में ही हो गया है ये। पानी कहाँ गया जी।
करो फटाफट बनाओ इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं नर्वस सिस्टम? किसी को कोई टफ तो नहीं लग रहा? मैं जितना हो सके आप लोगों को इजी इजी वे में पढ़ा रही हूँ। अब इसके अभी तो आपने इसके मतलब जो मेन कारण थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब आप लोगों को अच्छा खासा युद्ध में कूदना है, ठीक है? अब उसमें आपको हम समझाते चलेंगे। बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी है, पर थोड़ा सा आप लोग दिमाग खर्च करोगे सब चीजें आ जाएंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ाऊंगी ताकि चीजें आपको रिकॉल रहे, करने में इजी रहे। हो गया, चले आगे। प्रमोद तबीयत सही नहीं है क्या बेटा? कोल्ड हो गया अच्छा खासा। मुझे भी गला पकड़ा हुआ है, फिर भी जब तक बोला जा रहा है कर ले रहे हैं, फिर देखेंगे। चले आगे, चले लीजिए। अब लिखिए आप लोग हेडिंग ह्यूमन नर्वस सिस्टम, लिखो ह्यूमन नर्वस। हम पहले समझा रहे हैं, चीजों को समझ लेना फिर लिखना, ओके? हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है दो प्रकार का होता है। मेनली कितने टाइप के होते हैं? दो, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। दूसरा क्या होता है? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लिख लीजिए, इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस। को बोला जाता है पेरिफेरल, पेरिफेरल सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस से डिवाइड होकर के दो में बनाता है, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनाता है? एक ब्रेन बनाता है, दूसरा क्या बना लेता है? इसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। स्पाइनल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका दो आता है, एक सिस्टमैटिक बोलते हैं ना इसको, सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमल। हाँ, सोमैटिक, सॉरी, सोमैटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, एक ऑटोनॉमिक नर्वस। यहाँ तक हो गया। ऑटोनॉमिक में आपका दो आता है, एक आपका आता है, क्या होता है? हाँ, एक सिंपैथेटिक आता है, पैथेटिक। और एक क्या आता है? पैरा। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक कर लीजिए, फिर समझा रहे हैं।
ये भी आपका किससे डेवलप होता है बेटा? एक्टोडर्मिस। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट किससे होता है? ओरिजिन एक्टोडर्म से। ये दो टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड हो जाते हैं। पेरिफेरल जाके दो में, सोमैटिक और ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम, जिसको ANS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ANS। इसको SNS, ठीक है, ये बोला जाता है। फिर आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं डिवाइड होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, मैं सबको एक एक करके आपको समझाती हूँ। पहला क्या देखेंगे हम लोग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए फिगर के साथ समझाऊंगी तो सारा आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। सेंट्रो और पेरिफेरल में अंतर क्या है? सपोज दैट कोई पर्सन है, कोई बॉय है, तो अच्छा तो नहीं बन रहा, बट तुम लोग को समझाने के लिए बना दे रहे हो। ओके, तो गला वाला पतला हो जाएगा तो कोई, बस ये इसका हैंड है, ठीक है। यहाँ समझो भाई, समझने के लिए बस आप लोगों को बना रही हूँ। और एक इधर बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? दो लोग हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमेशा हमारे पूरे बॉडी के सेंटर में पाया जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल क्या होता है? बॉडी के चारों तरफ। पेरिफेरल का मतलब होता है किनारों किनारों पाया जाना। सेंटर का मतलब होता है बॉडी के बीचों बीच पाया जाना। तो ये हमारे कहाँ पाए जाएंगे? बॉडी के बीचों बीच, यहाँ पे। यहाँ हमारे ब्रेन से स्टार्ट होगा, ठीक। फिर यहाँ तक आएगा स्पाइनल कॉर्ड। फिर क्या है बेटा? हमारी शरीर के सेंटर में है। कहाँ है? सेंटर में। ये सारे नर्व्स हैं। एक चीज ये समझ में आया, पेरिफेरल में क्या हो जाएगा? देखिए, ये बीचों बीच न हो करके बॉडी के पेरिफेरल वाले रीजन में, ठीक, ऐसे इसके सारे नर्व। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जितनी सूचनाएं होती हैं उनको एक जगह से कलेक्ट करेंगे, कहाँ ला के देंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बीच में तुम्हारा यही है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसके हिसाब से ये इसको क्या करता है, फिर इधर से भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इधर से भी जो नर्व इसको लेके आएंगे इसको सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे, या सेंसरी नर्व, ठीक। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ला रही हैं ये पेरिफेरल नर्व को क्या बोलेंगे? सेंसरी या सेंसरी नर्व बोलेंगे, ठीक है। ये सूचनाओं को ला करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस पे कमांड करके इसको वापस फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दे रहा है। तो ये फिर पेरिफेरल क्या करता है, इसके पास एक और सेल होती है, मोटर सेल। मोटर सेल क्या करती है, ये सूचनाओं का कमांड देती है, ठीक है। रिस्पॉन्स देगी, क्या देगी? रिस्पॉन्स देगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर क्या बोलते हैं, सांप आ गया, कोई भी बंदा चल रहा है, वो उसका पैर है, सपोज है, ठीक है। तो आपका जो पैर है, ये आपकी आंखें देखी, ठीक है। वो पैर से सारी सेंसेस जाके क्या कहाँ जाएंगी? हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक। तो ये सेंसरी जो नर्व है, यहाँ पैर के हिस्से से सारे के सारे मैसेज को ले जाकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दे रहा है। तो फिर ये तुरंत कनेक्ट होता है आपका ब्रेन से। और ब्रेन क्या करेगा, इसको तुरंत कमांड देगा कि पैर को क्या करो, हटा लो या तो रुक जाओ। तो यहाँ पे जो कमांड ले जा रही है वो मोटर सेल होती है, और जो कमांड को रिसीव कर रही है उसको क्या करेंगे? सेंसरी नर्व या सेंसरी नर्व बोलते हैं इसको। सेंसरी नर्व, इसको मोटर नर्व, नर्व ने सेल नहीं, नर्व, इसको क्या कहेंगे? मोटर नर्व, जो कमांड का रिस्पांस दे रही है, और जो इसको रिसीव कर रही है सेंसरी नर्व। और ये कहाँ लेके जा रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो नर्व हो गई, एक सेंसरी हो गया, एक मोटर। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये क्या है? सेंट्रल है। तो सेंट्रल का काम बस होता है कमांड को रिसीव करना, ठीक है। और पेरिफेरल का मतलब होता है वो रिसीव भी कर रहा है और उसको कमांड भी दे रहा है, ठीक। ये मेन वर्क इसका है, बाकी ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करे। समझ में आया ना? सेंटर वाले पार्ट में जो आपका नर्वस सिस्टम होगा, ये मेन ही सब चीजों का क्या करता है? कंट्रोल करेगा। उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो नर्व चारों तरफ फैली होती हैं वो उस मैसेज को रिसीव करती हैं, फिर उसको सेंड करती हैं,
वो किसका काम होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इतना चीजें समझ में आई कि नहीं सबको? आगे चले, चलिए थोड़ा थोड़ा लिख लो। अच्छा, CNS करके लिख लो। क्या जी, देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड इन बॉडी सेंटर। इन बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में पाया जाता है। हो गया? देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हो गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लिख लो, PNS में लिख लो। PNS are present, PNS are present in periphery region of the body। ठीक है, इन पेरीफेरी रीजन ऑफ द बॉडी, हमारे पेरीफेरी मतलब चारों तरफ बॉडी के रीजन पे पाया जाता है। इन पेरीफेरी रीजन ऑफ द बॉडी। ठीक, इट कंसिस्ट टू सिस्टम, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देख लो, इट कंसिस्ट टू सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब SNS एंड ऑटोनॉमिक ANS नर्वस सिस्टम। हो गया? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम again divided in two part, autonomic nervous system again divided into two part, sympathetic and parasympathetic nervous system लिख लो। into two part, sympathetic and parasympathetic nervous system। ठीक है, PNS समझ में आ गया ना? सोमैटिक ऑटोनॉमिक में समझाना है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सोमैटिक बेटा क्या होता है? ये कब आपका काम करेगा? जहाँ मतलब वॉलंटरी मसल्स हो, ऐसी मसल जो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही हो, वहाँ पे जो वर्क, जो आपका सिस्टम काम करता है वो क्या है? सोमैटिक। हमारा मन करेगा हम चलेंगे, हमारा मन करेगा हम बैठ जाएंगे, हमारा मन करेगा हम सोएंगे। तो इस दौरान आपका जो सिस्टम, नर्वस सिस्टम काम करेगा उसको क्या कहेंगे? सोमैटिक। ऑटोनॉमिक क्या होता है? ये बेटा जब भी होगा आपका इमरजेंसी में होता है। ठीक है, ये आपका इमरजेंसी में होगा। ऑटोनॉमिक में क्या होगा? ये आपका इमरजेंसी में होगा। जैसे कि कोई बॉय है, कोई लड़का है,
लड़के वैसे बदमाश होते हैं, चल रहा है, चाटू कुत्ते हैं, देख लिया मार दिया, और कुत्ते दौड़ा लिए उसको, अब भागने लगा। अब उसके लिए क्या इमरजेंसी केस हो गई कि नहीं? उस टाइम उसके बॉडी को, उसकी क्या हुई, जब इंसान भागता है तो उसका हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब उसका वो बेचारा भाग रहा है, उसका हार्ट बीट बढ़ रहा है, उसको क्या हो रही है, घबराहट हो रही है, भाग रहा है। उसकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, उस घबराहट को कंट्रोल करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स होता है। ऑटोनॉमिक में दो चीज काम करेंगी, एक नर्व काम करेगा, एक आपकी ग्लैंड। ठीक, क्या काम करेगा? एक नर्व काम करेगा, दैट इज ब्रेन। क्या करेगी? एक ब्रेन आपका नर्व काम करेगा, और एक ग्लैंड, ग्लैंड में आपका एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इससे निकलती है आपकी एड्रेलिन हार्मोन्स। ठीक, ये हमारा क्या है, और है फिलहाल अभी इतना देखते हैं, हमारा हार्ट है। इसमें क्या हुआ, जब बच्चा दौड़ रहा है, उसको डर है, फियर है कि हमको कुत्ता काट लेगा, और वो भाग रहा है, और कुछ देर के बाद कुत्ते भाग गए, भाई वहीं छिप गया। अब उसका हार्ट बीट तेज है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से नर्व जो है बेचारी, ब्रेन से यहाँ से निकलेगी, इसके हार्ट बीट को क्या करती है, कंट्रोल करेगी। और एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीशन होगा, क्या होगा, हार्मोन सिक्रीशन होगा। और ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। ये क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमेशा इमरजेंसी में वर्क करेगा। इसमें आपका नर्व और ग्लैंड दोनों के दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, इसलिए उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, आप लोग वहां पे थोड़ा सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में लिख लेना, जैसे मैंने जो बनाया है उसी में भाई कितना लिखवाऊंगी। ठीक है, इसमें लिख लेना ऐसे करके, इसमें नर्व प्लस ग्लैंड दोनों क्या करता है, वर्क करता है। ठीक, यहाँ ऐसे हो जाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में इन वॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, में लिख लेना नॉर्मल कंडीशन, और ये क्या हो गया, अब नॉर्मल कंडीशन। ये लिख सकते हो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्यूंटरी मसल्स को रिस्पॉन्स देता है, यहाँ लिख लो, थोड़ा जाओगे नॉर्मल एब नॉर्मल छोड़ दो, लिखो इस, क्योंकि नीचे वाले में फिर तुमको समझाने में तो दोनों कॉमन हो जाएगा। इनवॉल्यूंटरी मसल्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स, यहाँ लिख देना रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, वॉल्यूंटरी मसल्स को रिस्पॉन्स देती है किसी भी कार्य को आसानी से करने के लिए। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऐसा फंक्शन होता है जिसमें नर्व और ग्लैंड दोनों के दोनों क्या करते हैं, साथ में वर्क करते हैं, ऑटोनॉमिक। अब ऑटोनॉमिक में आपका सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। देखो, ये आपका बेटा एब नॉर्मल कंडीशन में होगा, ये जब आपका वर्क करेगा एब नॉर्मल कंडीशन में, और ये क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में। जैसे हम किसी चीज को क्या करें, खा रहे हैं, इट, ठीक, ईटिंग एंड, और क्या था, ईट एंड डाइजेस्ट। जैसे हमने किसी खाना को खाया तो वो क्या हो, खाने को खाया उसका आसानी से क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक हो गया। ठीक है,
और एब नॉर्मल कंडीशन में क्या है, जैसे पापा है अभी कस के डांट दिए किसी बात पे कि नालायक कितना पैसा खर्च किया हूँ, पढ़ नहीं रहा है, दिन भर बस मोबाइल देख रहा है, फिर बाद में देखेंगे बेचारा देख भी रहा है तो अपना वीडियो पढ़ाई वाला देख रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उस कंडीशन में क्या है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, एब नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर हम खाना वाना खा रहे हैं या ऐसे कुछ भी नॉर्मल सा काम कर रहे हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यहाँ पे काम करता है, ठीक। सोमैटिक में क्या है कि जो हमारी वॉलंटरी मसल्स है उसको रिस्पॉन्स ये करेगा, ऑटोनॉमल में क्या होगा, ये नर्व और ग्लैंड दोनों साथ साथ काम करेंगे हार्ट के लिए। ओके, यहाँ तक हो गया। ये आपका क्या था, ह्यूमन नर्वस सिस्टम था। अब हम लोगों को मेन पढ़ना क्या है, ब्रेन। क्या पढ़ना है मेन, ब्रेन। यही आपका सिलेबस है, ब्रेन, ठीक। ये सब हमको नहीं पढ़ना है, हम लोग को बस क्या पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है। ये सब आपको मैं इसलिए बताई हूँ कि चीजें जानते रहो। कभी क्वेश्चंस के जो फॉर्म होते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे आपके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, नॉर्मल तरीके से पूछ लिया, ये फला चीज किसमें पाई जाती है ना, विच इज प्रेजेंट इन दिस पोर्शन, ठीक। ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन दे दिए, आप इसमें से कर लिए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका देता है रीजन और एसर्शन करके, ठीक है, एसर्शन रीजन वाला। आपका एक कथन दे देगा और निष्कर्ष पूछेगा कि कथन जो कहा गया है निष्कर्ष के अकॉर्डिंग, ए वाले में कि कथन निष्कर्ष दोनों सही है, बी में कथन सही है निष्कर्ष गलत है, सी में कथन निष्कर्ष दोनों के दोनों गलत हैं, लास्ट वाले में इसमें से कोई नहीं, ठीक। एक ऐसा क्वेश्चन देता है। दूसरा है मैचिंग वाला, ठीक, मैचिंग दे देगा। तीसरा क्वेश्चन दे दिया कि जैसे कि जैसे आपका भी यही था कि साइटोन, क्या दे दिया, साइटोन। साइटोन में कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक। ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। अब इसमें आपका दे दिया है नीसल्स ग्रैन्यूल, फिर आपका दे दिया है न्यूक्लियोइड, फिर यहाँ पे आपका राइबोसोम दे दिया है, फिर यहाँ इसमें से कोई नहीं। अरे इसमें से कोई नहीं, रुको, डी वाले में ए एंड बी, ठीक। तो आपको पता है आपको न्यूक्लियाइड भी न्यूक्लियस भी पाया जाता है, निसल्स ग्रैन्यूल, मतलब ए बी दोनों सही है। एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे बनते हैं ट्रू फॉल्स वाले में। आपका ऐसे सेंटेंस दे देगा कि पीपी येलो इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द प्लांट, मतलब वर्ड, ठीक है। दूसरा दे दिया, एक क्वेश्चन ये दिया, दूसरा दे दिया लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल दे दिया ऑस्ट्रिच एग। तीसरा आपका दे दिया कि लॉन्गेस्ट सेल दे दिया, कुछ दूसरा दे दिया, नर्व न दे करके आपके कुछ और ब्लड दे दिया है, ठीक। चौथा आपका दे दिया, फिर यहाँ पे कुछ और दे दिया सेंटेंस, फिर यहाँ अब यहाँ पे ऑप्शन देगा ए 1 2 3 और 4। अब इसमें देखा देगा ए बी करेक्ट है, फिर लिखा गया ए सी करेक्ट है, ए डी करेक्ट है कि बी ओनली बी करेक्ट है। आपको पता है पीपीएलओ सबसे छोटी होती है और लार्जेस्ट सेल जो होती है, लॉन्गेस्ट आपकी लार्जेस्ट जो होती है ऑस्ट्रिच एग होती है, मतलब ये दोनों सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी वाला। ऐसे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपके सिंपल तरीके से नहीं रहेंगे, सब क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, ठीक है। मैंने टाइप के लिए दिया, अभी टाइपिंग वाली पता नहीं क्या कर रही है, आज उनसे पूछेंगे। तो अगर हो जाता है तो मैंने आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर दिया है, तो वो 35-34 क्वेश्चन दिए, तो कल मैं ले लूंगी ना, तो उसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करा दूंगी, एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी। तो जो बच्चे पढ़े हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनको वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वीडियो देख लेना, अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ सो वहाँ रिकॉर्डर है, ठीक है। ये चीज़ें तो कितना टाइम हो गया, टाइम भी हो गया है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम।